फ्रेंड वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कबीर सर और हम और आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम में देख रहे हैं जीएस तो इजी। तो आइए शुरू करते हैं। ये सभी का स्वागत है, नमस्कार। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। भारत का भूगोल, ये हमारी सीरीज है जीएस सो इजी का पहला पार्ट, ज्योग्राफी सो इजी। इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी, के भूगोल का अभी क्रैश कोर्स कर रहे हैं और आज हम लोग इसका चौथा टॉपिक देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी का। तीन टॉपिक ऑलरेडी हम लोग समाप्त कर चुके हैं, हिमालय, गंगा का मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का पहला भाग। अगर आपसे मिस हो गया है तो उसको जल्दी से जीएस सो इजी चैनल पर जाके वीडियो सेक्शन में देखें। तो आज हम लोग करेंगे प्रायद्वीपीय पठार का दूसरा भाग, सेकंड और अंतिम पार्ट। लेकिन उसके पहले देश का संदेश, हम सबका संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिटिया को बचाना है, कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोकना है, बंद करना है और बेटी को भी बेटे के साथ खूब पढ़ाना है, बहुत पढ़ाना है। चलिए शुरू करते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक बार क्विक रिवीजन कर दे। लास्ट क्लास में हम लोग ने अरावली के बारे में देखा। अरावली के बाद हम लोगों ने मालवा पठार के बारे में देखा। मालवा पठार के बाद हम लोगों ने बुंदेलखंड के बारे में देखा। बुंदेलखंड के बाद हम लोगों ने विंध्य पर्वत के बारे में देखा और विंध्य पर्वत के बाद सतपुड़ा के बारे में देखा और सतपुड़ा के बाद हम लोगों ने दक्कन पठार के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, एग्जाम में आने लायक प्रश्न हैं, उनको भी देखा और कॉन्सेप्ट को भी समझा। आज शुरुआत करेंगे सबसे पहले छोटा नागपुर पठार की। छोटा नागपुर पठार बुंदेलखंड और विंध्य पर्वत से जब हम और पूरब में आते हैं तो लगभग संपूर्ण झारखंड में ये छोटा नागपुर पठार हमें देखने को मिलता है। ये भारत का एक तरह से सबसे अधिक खनिज संपन्न राज्य है। भारत में दो तीन राज्य हैं जो कि बहुत अच्छे से खनिज संपन्न है, जैसे कि झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। तो झारखंड का भी उसमें अपना एक स्थान। अगर छोटा नागपुर पठार को देखा जाए तो पूरे छोटा नागपुर पठार को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसका जो मेन मध्य पार्ट है ये रांची पठार है, ये रांची प्लेट्यू है और ये इसका उच्चतम भाग है। रांची पठार के ऊपर ही हजारीबाग पठार है। यह हजारीबाग पठार अपनी क्वार्ट्स की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है और यहीं पर कोडरमा भी है जो कि अभ्रक यानी माइका के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और पूरब में अगर जाते हैं तो यहां पर ज्वालामुखी से निर्मित राजमहल की पहाड़ी है, इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है और यह पूरा राजमहल का क्षेत्र संथाल जनजातियों का गृह क्षेत्र है। संताल विद्रोह भी यही हुआ था। छोटा नागपुर पठार से अगर हम और पूरब में जाते हैं तो गंगा का मैदान आ जाता है। ये सब गंगा का मैदान है, बांग्लादेश में, बंगाल में। लेकिन इस गंगा के मैदान के उस पार मेघालय में भी प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। पहले ये पूरा क्षेत्र जुड़ा हुआ था, लेकिन ये बीच का हिस्सा डाउन फॉल्टिंग के कारण नीचे धंस गया
और जब ये नीचे धंस गया तो बाद में हिमालय की उत्पत्ति के बाद जो भी नदियां हिमालय से निकली ये इस गड्ढे में चली गई और अपने साथ जो जलोढ़ मिट्टी लाई, जो अवसाद लाई, उससे इस पूरे क्षेत्र को समतल मैदान में परिवर्तित कर दिया। लेकिन ये वाला ब्लॉक ये आज भी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नॉर्थ ईस्ट में अपनी अलग संरचना, अपनी अलग प्रकृति के लिए जाना जाता है। तो ये मेघालय का पठार है। अगर संपूर्ण मेघालय को देखा जाए तो इसमें मेनली 3 पठार और पहाड़ियां हैं। ये गारो पहाड़ी है, ये खासी पहाड़ी है और सबसे पूरब में जैंतिया पहाड़ी है। अगर क्वेश्चन का लेवल टफ करता है तो इनको पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम का क्रम भी पूछा है। जनरल एग्जाम में पश्चिम से पूरब पूछेगा तो सबसे पहले पश्चिम में गारो, फिर खासी और फिर जैंतिया। यही खासी पहाड़ी में आगे हम लोग मानसून में भी देखेंगे एक स्थान है मौसिन राम, जहां 1986 में लगभग 2600 सेंटीमीटर बारिश हो गई थी, जो आज भी विश्व रिकॉर्ड है। और आज भी यहां हर साल लगभग 1187 सेंटीमीटर बारिश होती है, जो कि बहुत अधिक है। दिल्ली जैसे स्थान पर एक साल में केवल 60 सेंटीमीटर बारिश होती है, पटना में केवल 100 सेंटीमीटर होती है, लखनऊ में केवल 80 सेंटीमीटर होती है। उस हिसाब से ये 1187 बहुत बड़ी मात्रा है। मेघालय पठार के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पठार प्रायद्वीपीय पठार है वो है 2 लंबी पर्वत श्रृंखलाएं। इसमें से एक लंबी पर्वत श्रृंखला पश्चिमी हिस्से में है तो इसको पश्चिमी घाट कहते हैं, इसको वेस्टर्न घाट कहते हैं। और दूसरी भारत के पूर्वी तट के पास स्थित है तो इसको पूर्वी घाट या ईस्टर्न घाट कहते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पहले हम पश्चिमी घाट से शुरू करते हैं और जैसा कि हम लोग ने देखा कि ये लगभग गुजरात बॉर्डर से लेके एकदम कन्याकुमारी तक विस्तृत है और इसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। महाराष्ट्र और गोवा में इसी पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। उत्तर में यहां पहाड़ों की ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसे ही दक्षिण में जाते हैं तो दक्षिण में ये कई छोटी छोटी पहाड़ियों में विभाजित हो जाता है और इनमें 3 सबसे प्रमुख है। सबसे पहले ये नीलगिरी है, फिर ये अन्नामलाई है और नीचे जो है इलायची पर्वत या कार्डमम हिल्स है। एग्जाम में इनका उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछा है तो याद रखना है कि सबसे पहले नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, फिर कार्डमम हिल। लेकिन अन्नामलाई और इलायची पर्वत के बीच में एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला पालनी पहाड़ी के रूप में पूरब की ओर आती है। तो अब इनका क्रम हो गया, पहले नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, फिर पालनी और फिर सबसे नीचे सदर्न मोस्ट है कार्डमम या इलायची पर्वत। एग्जाम में इनकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी से प्रश्न पूछा है तो याद रखना है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी डोडा बेटा है,
इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है और पूरे दक्षिण भारत का सबसे फेमस हिल स्टेशन ऊटी यहीं पर स्थित है। अगर बात करें नीलगिरी के विस्तार की तो ये एक छोटी पहाड़ी है, लेकिन 3 राज्यों के जंक्शन पर स्थित होने के कारण ये 3 राज्यों में फैली है। इसका अधिकांश हिस्सा तमिलनाडु में है, लेकिन इसके अलावा कुछ हिस्सा कर्नाटक और केरल में भी है। नीलगिरी के नीचे हम लोग ने देखा अन्नामलाई पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाईमुडी है। इसकी ऊंचाई डोडा बेटा से थोड़ी सी ज्यादा है, लगभग 50-60 मीटर ज्यादा है, 2696 मीटर। और एग्जाम का यहां एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि ये अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कोई भी पर्वत चोटी इससे ऊंची नहीं है। अन्नामलाई के नीचे चलेंगे तो मैंने बताया था कि पालनी पहाड़ी है। एग्जाम का केवल एक ही क्वेश्चन है कि यहां साउथ इंडिया में ऊटी की तरह ही बड़ा फेमस हिल स्टेशन है कोडाई कनाल। एग्जाम में पूछा है कि ये किस पहाड़ी पर है, तो ये याद रखना है कि नीलगिरी या अन्नामलाई पर नहीं है, ये पालनी पहाड़ी पर स्थित है। और इसके नीचे इलायची पर्वत या कार्डमम हिल्स है। एग्जाम का केवल एक ही क्वेश्चन है कि ये किस फसल की खेती के लिए, ये किस फसल के लिए फेमस है, तो ये इलायची यहां पर उगाई जाती है। इसके अलावा अगर हम इस पूरे पश्चिमी घाट को देखते हैं तो मैंने बताया कि ये लगभग कॉन्टिन्यूअस है, ये लगभग अनवरत पर्वत श्रृंखला है। लेकिन कोई भी पहाड़ हो, चाहे वो हिमालय ही क्यों ना हो, मैंने बताया था कि उस पहाड़ पर कुछ ऐसे सकरे नीचे रास्ते होते हैं जिनसे हम पहाड़ को पार कर सकते हैं। इसी को हम दर्रा कहते हैं, इसी को हम माउंटेन पासेस कहते हैं। और इसलिए यहां पर भी कई माउंटेन पासेस हैं, जिसमें 3 बहुत फेमस हैं। पहला माउंटेन पास ये है, ये नासिक के पास है, थाल घाट। और नीचे जाएंगे तो पुणे के पास होर घाट। और एग्जाम में पूछा है किसके पास है, तो याद रखना है कि थाल घाट नासिक के पास है, भोर घाट पुणे के पास है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में, और इसका नाम है पालघाट। तो ये 3 बड़े ही फेमस पहाड़ी दर्रे हैं। इन तीनों को आपको काफी अच्छे से याद रखना होगा। पाल घाट नासिक के निकट, होर घाट पुणे के निकट, और पाल घाट जो सबसे इंपॉर्टेंट है नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में स्थित। एग्जाम का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहीं पर शांत घाटी साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी स्थित है। एग्जाम में पूछा है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कि ये शांत घाटी कहाँ है, तो ये नीलगिरी में है। ये नीलगिरी पहाड़ी पर है, लेकिन नीलगिरी तो हम लोग ने देखा कि 3 राज्यों में विस्तृत है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। लेकिन ये शांत घाटी केरल के हिस्से में आता है। और यहीं पर एक बंदर है जिसकी पूंछ शेर की तरह होती है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि लॉयन टेल्ड मैकॉक कहां पाए जाते हैं, शांत घाटी में। इस शांत घाटी में अच्छी खासी बारिश होती है, तापमान भी अच्छा रहता है, और इसीलिए यहां पर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे जीव जंतुओं की विविधता है। और ये इको सेंसिटिव जोन है। एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल 2 साल में एक बार पूछता है। अब पश्चिमी घाट तो हो गया, पूर्वी घाट की ओर आते हैं। अभी उन्होंने देखा कि पूर्व पश्चिमी घाट लगभग अनवरत है, कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के साथ ऐसा नहीं है। पूर्वी घाट कई छोटी छोटी पहाड़ियों में
विभाजित है। और ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर कई बड़ी बड़ी नदियां, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नर, पलर, वैगई, ये सब बहती हैं। और इन्होंने इस पूर्वी घाट को छोटी छोटे पहाड़ियों और पठारों में अपर्दित कर दिया है, क्षय कर दिया है। तो यहां पर याद रखना है कि सबसे पहला पॉइंट है कि जो पूर्वी घाट है, ईस्टर्न घाट है, ये लगातार नहीं है। आंध्र प्रदेश में ये 3 छोटी छोटी पहाड़ियों में विभाजित है, नल्लामलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा। और इसी तरह तमिलनाडु में भी ये 2 छोटी छोटी पहाड़ियों में विभाजित है, शेवराय पहाड़ी और जवादी पहाड़ी। तमिलनाडु में ऊटी और कोडाई कनाल के बाद इनका तीसरा सबसे फेमस हिल स्टेशन है येरकाड। और एक बार एग्जाम में पूछा है कि ये येरकाड जो है, ये किस पहाड़ी पर है? नीलगिरी पर, अन्नामलाई पर? नहीं, ये शिवराय पहाड़ी पर स्थित है। जिस तरह अभी हम लोग ने देखा कि संपूर्ण दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाईमुडी है, जो कि पश्चिमी घाट का हिस्सा है। तो एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? याद रखना है, जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है तो ऑप्शन में रहता है महेंद्रगिरी। इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। लेकिन जब आप ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि महेंद्रगिरी से भी काफी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां पूर्वी घाट में मौजूद हैं, जैसे कि सबसे ऊंची है जिंदागाधा पीक। इसकी ऊंचाई महेंद्रगिरी से भी लगभग 200 मीटर अधिक है, 1690 मीटर। और ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर पर स्थित है। इसी तरह देवदी मुंडा भी महेंद्रगिरी से ज्यादा ऊंची पर्वत चोटी है। लेकिन आपके एग्जाम में जब ऑप्शन देता है तो ऑप्शन में ना जिंदा गादा होता है, ना देवदी मुंडा होता है। तो इसीलिए आंसर महेंद्रगिरी हो जाता है। और इसीलिए एग्जाम में अब तक कभी भी ना जिंदा गाधा पूछा है, ना देवदी मुंडा, महेंद्रगिरी ही बार बार पूछता है। अभी हम लोगों ने देखा कि ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। तो एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये दोनों जाके यहां पर एक जगह मिल जाएंगे, ये मर्ज कर जाएंगे। और एग्जाम में ये मर्जिंग पॉइंट पूछा है, तो ये नीलगिरी पर्वत है। याद रखना है कि नीलगिरी पर्वत में ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों जाके मिल जाते हैं। तो ये सारी कहानी थी प्रायद्वीपीय पठार की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा तटीय प्रदेश और द्वीप समूह। अगर क्लास आपको ज्ञानवर्धक लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो क्लास को लाइक करना है। और सबसे जरूरी है कि इसको आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करना है। और क्लास, अगर आप चाहते हैं कि लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो इसको सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन, ये घंटे को दबाना है। इसके बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर देना है। क्योंकि ये क्लास फिक्स्ड नहीं है, मैं ऑफिस में रहता हूं, जब मैं फ्री रहता हूं तो इसको रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए भेज देता हूं। तो इसका टाइम फिक्स नहीं है, इसलिए अगर आप सब्सक्राइब करके ये बेल नोटिफिकेशन दबा देंगे तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मेरी नई क्लास आ गई है, अपलोड हो गई है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको जीएसओ इजी चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, जहां डेली हम लोग लाइव रात में 10 बजे मंडे टू सैटरडे 6 दिन मेरे द्वारा, कबीर सर के द्वारा ज्योग्राफी के एमसीक्यूज हो रहे हैं, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग। शुरू में ही मैं टाइम टेबल दे रहा हूं। जैसे कि आज रात में 10 बजे 18 तारीख को आज का टॉपिक है विश्व की नदियां, झीलें और मरुस्थल।
पूर्व में सभी टॉपिक्स हम लोग ने खत्म कर दिए हैं। और अगर एमसीक्यू क्लास की आप पुरानी क्लासेस चाहते हैं तो मेरे होम पेज, मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल जीएस सो इजी के होम पेज पर जाकर लाइव सेक्शन में देखिए। आपको जो थ्योरी की क्लास है ये वीडियो सेक्शन में मिलेगी, और जो एमसीक्यू की क्लास है ये क्योंकि लाइव होती है तो लाइव सेक्शन में मिलेगी। अभी के लिए इतना ही। विनती करता हूं ऊपर वाले से कि आप सभी को जल्दी से आपके लक्ष्य में और आपकी परीक्षा में सफल करें, क्योंकि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल, यू आर पॉसिबल, वी ऑल आर पॉसिबल। अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।